May I come in, sir? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you, ma'am. So, Mayank, where are you coming from? जी मैम, मैं अभी मुखर्जी नगर से आ रहा हूँ। मुखर्जी नगर से। पर रहते कहाँ हैं वहीं? जी अभी मैं गांव में रह रहा था, अभी इंटरव्यू के कारण यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। नहीं, कौन सा घर है आपका? कोई होम टाउन घर? होम टाउन में ये छत्तीसगढ़ में टायंग विलेज है, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जी। गुड, अच्छा है रायगढ़ तो काफी फॉरेस्टेड है ना? जी मैम, बहुत अच्छा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट काफी। तो रायगढ़ की क्या चीजें मशहूर हैं? जी मैम, रायगढ़ तो एक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मशहूर है। हाँ। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पर। आयरन इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पंज आयरन बनाती हैं। इसके अलावा मैम कथक का एक घराना, रायगढ़ घराना, जो सबसे नया घराना है, उसके लिए फेमस है। और हर वर्ष, यस मैम, हर वर्ष वहाँ चक्रधर समारोह होता है। सांस्कृतिक समारोह होता है? कौन सा महीने में? मैम ये फिक्स नहीं रहता, लगभग गर्मियों के समय ये अब होगा जी होने वाला है। और वहाँ के कोई हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स? यस मैम, वहाँ का एक मेटल प्रोडक्ट है, झारा आर्ट बोलते हैं। झारा? जी, वो एक टाइप का डोखरा आर्ट है। डोखरा आर्ट जो होता है तो उसमें मेटल से भी बनाते हैं? मेटल से भी बनाते हैं वो लोग? जी मैम, कोई चीज मेटल जो होता है ना, बेस मेटल से कुछ कुछ बनाते हैं? यस मैम, बेल मेटल का यूज करते हैं झारा आर्ट में। यस, तो आपने देखा होगा? जी मैम, वहाँ पे होता है। और वस्त्रों में कोई वस्त्र, कपड़ा? मैम वहाँ मेनली जूट उद्योग ज्यादा है, और कोसा का उद्योग है। जी, कोसा मेनली टसर। यस मैम, हाँ, वहाँ का टसर बहुत अच्छा है। यस मैम। गुड क्वालिटी। किससे बनता है टसर, आपको कुछ ख्याल है? मैम एग्जैक्टली मुझे उसका ये नहीं पता। सिल्क वर्म से बनता है ना? हाँ, सिल्क वर्म होता है वहाँ पे, उसका वो खेती भी की जाती है वहाँ पे। अच्छा, तो आपने फिर कर लिया सिविल इंजीनियरिंग? जी मैम। ठीक है, तो अब आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं मैम, मैं अभी पूरे टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा था। पर आप पढ़े हुए तो रायपुर के हैं? जी, NIT तो कैपिटल है ना? जी मैम। तो जब से राजधानी बनी है तो काफी सुधार हुआ है जगह में? जी मैम। तो क्या हो गया अंतर? मैम राजधानी बनने के बाद नया रायपुर प्रोजेक्ट आया, जिसने मतलब एक, अभी अगर कहें तो 21st सेंचुरी का पहला ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है इंडिया में। और उसका कंपैरिजन हम चंडीगढ़ से भी कर सकते हैं। तो काफी डेवलपमेंट अच्छा किया। जी मैम, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी काफी काम किया है। पहले रायपुर काफी छोटी सी जगह थी, एक इम्पोर्टेंट मतलब सिटी होने के बावजूद उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वो राजधानी बनी उसके बाद काफी ज्यादा उसमें विस्तार आया है। तो बहुत अच्छी बात है ना? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो हम लोग कहते हैं ना, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? मैम धर्मनिरपेक्षता का अगर वेस्टर्न जो उसका ओरिजिन है उससे देखें तो इसका मतलब है कि राज्य और धर्म अलग अलग रहें, दोनों में कोई हस्तक्षेप ना हो। पहले होता था कि धर्म राज्य को चलाता था और उसे जस्टिफिकेशन देता था कि वो न्याय का प्रयोग धर्म की तरफ से करे, और वो धर्म के आधार पर न्याय करते थे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता में राज्य के अलग मतलब धर्म से अलग नैतिक मानदंड होते हैं जिसके आधार पर उसे चलाया जाता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता उस मामले में थोड़ी अलग है कि जी मैम, भारत की धर्मनिरपेक्षता कंप्लीट सेपरेशन के बजाय केवल उन मुद्दों में जहां पर धर्म का विकृत स्वरूप है वहां पर हस्तक्षेप राज्य करती है, और सामान्य अगर कहें तो मान्यता वाले मुद्दों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब बहुत सारे धर्म है जी मैम, सबको लेके चलते हैं जी मैम, झगड़ा नहीं कराते। एक कहें तो सर्वधर्म संभाव की बात है। हाँ, तो अब हमारे मतलब दक्षिण में श्रीलंका है, राइट? तो श्रीलंका में अभी कुछ समस्या आई है, तो आपने कुछ पढ़ा है? जी मैम, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण से एक आर्थिक मंदी की स्थिति बन गई है। इन्फ्लेशन काफी हाई है और उसके कारण फिर लोगों की आजीविका बाधित हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कहा है कि हम कैसे मदद करेंगे, आपने पढ़ा कुछ? जी मैम, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट इंडिया अभी लगभग $2 बिलियन का उनको क्रेडिट लाइन गारंटी दे रही है कि हम पहले उनको प्रोडक्ट्स दे देंगे, वो बाद में आराम से धीरे से अपने
जैसे इकोनॉमिक सुधार होगा वैसे वो तो लौटाएंगे। ये बताइए कि श्रीलंका के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद, जी ना। तो जो बहुत मशहूर है, सारे दुनिया में जाने जाते हैं, आपको कोई एक दो याद है प्रोडक्ट जो भी वो उगाते हैं, कुछ बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? मैम एक मुझे उनका ऑरेंज डॉर्फ नारियल याद आ रहा है। नारियल, हाँ, ओके। जो काफी फेमस है वर्ल्ड में। इसके अलावा मैम मैं कुछ चाय, याद चाय श्रीलंका की नहीं। जी, चाय चाय श्रीलंकन जी चाय। हाँ, आती ओके है ओके इंडिया ओके में। ओके ओके। वेरी गुड टी, दिलमार, उसका मैम नाम भी मैंने है ना, दिलमार टी है। ओके डजंट मैटर। अच्छा, अब नेपाल हमारे उत्तर में है तो दक्षिण में भाग जी। गया, अब नेपाल है। तो अभी नेपाल के प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर आए थे, है ना? क्या नाम है, आपको याद है ना? मैम देवबा, देवबा, मिस्टर हाँ, देवबा देवबा, थे। सही है। तो वो क्यों भारत में आए थे? कुछ उन्होंने साइन किया था अग्रीमेंट कुछ? मैम एग्जैक्टली मुझे एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन नेपाल के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, काफी बेहतर रहे हैं। और नेपाल एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और उसकी भारत से ही पहुंच बन के वो विश्व से जुड़ पाता है। तो वो और कहीं गए थे हिंदुस्तान में, कहीं घूमने गए थे? जी मैम, मैंने उस दिन प्रसारण नेपाल, देखा था। हाँ, प्रसारण, देखा। हाँ, यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल और वहाँ हाँ। पशुपति टेम्पल को उन्होंने विजिट किया और था। नेपाल में कौन सा टेम्पल है जो हम भी जाते हैं? हाँ, पशुपतिनाथ वहाँ पे पशुपति, है। वो भी शिव का है। जी, और ये ये भी यहाँ शिव पर का है। ये भी शिव का जी है। अच्छा सर, पूछिए। नेपाल के संबंधों के बारे में बात हो रही है। जी चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से जी सर। ये भारत नेपाल के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ा है? जी सर, नेपाल के साथ हमेशा यह समस्या रही है कि वो ओवर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, वहाँ उनको हमेशा ये खटकता है। किसी भी देश के लिए एक सोवरेन ऑटोनॉमी जरूरी है। अब इसके लिए वे इंडिया को एक हिसाब से अगर कहें तो काउंटर करने के लिए वो चाइना के पक्ष में कई बार अपने डील्स करते रहते हैं। और चाइना भी भारत को घेरने के लिए हमेशा ऐसी रणनीति बनाते रहता है कि वे आसपास के पड़ोसी देशों में, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, तो उनको एक्सेस बेनिफिट दे करके भारत के मतलब वहां राजनीतिक हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है ताकि भारत के साथ उनके संबंध थोड़े खराब हों। तो इस फैक्टर के कारण अभी रिसेंटली कुछ परिवर्तन आए हैं भारत और नेपाल के रिलेशंस में। कल ही आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की हैं। जी सर। उसके बारे में कुछ बतलाए, क्या स्टांस लिया है और कुछ ऐसे कदम क्यों उठाए गए हैं? सर अभी स्टांस जो है वो अकोमोडेटिव लिया है, लेकिन जो ये था पॉलिसी रेट है उसको स्थिर ही रखा है। मतलब आने वाले समय में चाहे तो उसे और कम किया जा सकता है अकोमोडेटिव रखने के लिए। इन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन रेट अभी भी लगभग अपने उसमें है, मतलब लिमिट में ही है, ज्यादा उतना समस्या नहीं है। और देश की अभी आर्थिक दशा को देखते हुए हमें एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी की जरूरत है, ऐसा आरबीआई का। क्या रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बदलाव मैंने किया। केवल हेडिंग देखी थी। ठीक, कोई बात। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बतलाएं। यस सर, क्रिप्टो करेंसी सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी है, जहां माइनिंग के माध्यम से एक विशेष कोड होता है, जिस कोड को माइन किया जाता है और उसकी डीलिंग होती है। आप सिविल इंजीनियर हैं। जी सर। ठीक है, तो आप बताइए, आप सिविल सर्विसेज में प्रवेश क्यों लेना चाहते हैं? जी सर। सर मैं जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन थे, विशेष तौर पर सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का ऑप्शन था। लेकिन सर जब मैंने देखा कि एज एन इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो मेरे इलाके में जो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर सर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है विथ रेस्पेक्ट टू अदर्स। तो इसलिए सर मुझे लगा कि उस क्षेत्र के आधार पर जितनी मेरी समझ है उसका मैं उपयोग सिविल सर्विसेज में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने बताया कि रायपुर में काफी काम चल रहा है विकास का, तो इसमें कुछ भारत सरकार की भी ऐसी कुछ स्कीम है जिसकी वजह से उन दोनों जगहों को, रायपुर को भी, नया रायपुर को भी बहुत सपोर्ट मिल गई है? यस सर, अगर देखें तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अकेला ऐसा शहर है जहां नया रायपुर और रायपुर दोनों को दो अलग अलग नामों से रखा गया है स्मार्ट सिटी मिशन। तो उसके कारण नया रायपुर को काफी हेल्प मिल रही है। इसके अलावा भी कुछ स्मार्ट सिटी में है छत्तीसगढ़ में? यस सर, बिलासपुर को भी स्मार्ट सिटी में लिया गया। अभी जो ये छत्तीसगढ़ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है,
ये भी वन ऑफ द मेजर स्टेट्स है जो अफेक्टेड है इससे। तो इसमें अभी कुछ आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कमी आई है? यस सर, पिछले कुछ वर्षों में खासकर 2013 के बाद से, जब झीरम घाटी हमला हुआ उसके बाद से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में काफी कमी आई है। और बस्तर में जो पहले 3 जिले हुआ करते थे उसे तोड़ करके 7 जिलों में परिवर्तित कर दिया गया। उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुआ है और घर तक प्रशासन की पहुंच हुई है लोगों की, उसके कारण से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनी है, कुछ याद है आपको? यस, पहले 14 सूत्री कार्यक्रम आया था जिसके माध्यम से सुरक्षात्मक और विकासात्मक दोनों उपाय किए गए जी। और अभी समाधान स्कीम समाधान मिनिस्ट्री चल रही है। वेरी गुड। अच्छा, अभी पिछले 1-2 महीने पहले चेस में चेस आपकी हॉबी आपने बताया, Yes. चेस में कुछ बड़ी अच्छी अपसेटिंग हुई थी, क्या आपको आइडिया है? यस सर, रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हमारे प्रोडिजी हैं, जूनियर प्रोडिजी, उन्होंने मैग्नस कार्लसन द वर्ल्ड चैंपियन को हराया। वेरी गुड। अच्छा, ये सिविल इंजीनियरिंग आपका ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें बहुत कॉमन समस्या देखी गई है कि वो डिले होता है, सालों तक डिले होता है और उससे कॉस्ट एस्केलेशन भी हो जाता है, टाइम एस्केलेशन तो होता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता है। तो उसका मुख्य रूप से आप क्या कारण समझते हैं? सर जैसे मैं समझ पाया हूँ, शुरुआत में तो सर ढेर सारे हमें एनओसीज लेने पड़ते हैं, अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। जी जी। तो उन मामलों में कई बार डिले होता है और कई बार सर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इस तरीके से किया जाता है कि क्रिटिकल पाथ को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है और क्रिटिकल पाथ में डिले आने के कारण सारे पाथ डिले होते जाते हैं। तो ये समस्याएं सर रही है मेनली डिले। ये छत्तीसगढ़ में तो कोल के भी काफी रिजर्व हैं आपके, जो साउथ ईस्टर्न यस सर, ईस्टर्न कोल फील्ड भी वहीं पर है। कोल का फ्यूचर आप क्या समझते हैं? क्योंकि कोल के लिए तो काफी जितने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज जो एक्शन प्लान है वो भी बात कर रहे हैं अभी कोल को तो हमको बिल्कुल यूज नहीं करना। यस सर। आप क्या सर कोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है और धीरे धीरे सर वो खत्म हो जाना है, ये तो हमें पता है। लेकिन भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए और हमें जिस प्रकार से अभी डेवलपमेंट करना है और हम लोग ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंट हैं अदर नेशन पे, तो उस आधार पर सर हमें कोल को अभी एक आवश्यक बुराई के रूप में ही देखना होगा। और इसलिए हमने अगर 2070 का नेट जीरो का टारगेट भी लिया हुआ है कार्बन उत्सर्जन में, तब भी हमने ये कहीं पर ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि हम कोल को पूरा कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हम नहीं कर सकते सर इस मामले में, भले ही वेस्टर्न वर्ल्ड से ऐसा दबाव आ रहा है हमें। अभी आपने 2070 का जो बोला कमिटमेंट है हमारा ग्लासगो में दिया कि भाई हम लोग नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे, इसमें तो बट बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। $8 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कि $8 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से इतना पैसा आप समझते हैं? सर भारत एक उभरती हुई अभी अर्थव्यवस्था है और हम कभी भी अभी उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बड़े स्टेप, बोल्ड स्टेप ना लें। हम एक वे फॉरवर्ड की तरफ देख रहे हैं और भारत ने सर अभी अगर पिछले कुछ वर्षों में कहें तो अकेला शायद ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट डील में किए हुए जितने भी कंट्रीब्यूशंस थे, इंटेंडेड कंट्रीब्यूशंस थे, उसको फुलफिल किया और उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो हमने अपना जो 2030 तक के लिए INDC दिया था उसे हमने रिवाइज करके और बेहतर कर दिया है सर। तो इस आधार पे अगर देखें तो भारत बिल्कुल सक्षम है ऐसा करने के लिए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मयंक, ये जो अभी IPCC की रिपोर्ट आई है मंडे को, इसी मंडे को, उसके बारे में 1-2 पॉइंट बताएंगे? यस सर, जस्ट हाईलाइट 1 or 2 पॉइंट्स। यस सर, कुछ चीजें मुझे ध्यान है सर जी। जैसे कि 2030 तक के लिए 1.5 डिग्री से यदि कम क्लाइमेट के चेंज को रखना है, 1.5 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर चेंज को रखना है, तो अभी जो हमने टारगेट लिए हैं 30% रिडक्शन का, उसे बढ़ाकर 40 to 43% करना होगा। ये एक बड़ा उन्होंने कोट किया है। थैंक यू सर। तो मयंक ये बताइए, आप हिंदी में ही है ना? यस सर। आप सिविल इंजीनियर हैं यस सर। और सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग में सिविल का क्या मायने है? यस सर। और सिविल सर्विसेज में सिविल का क्या मायने? यस सर। सर इसका अगर हम थोड़े पीछे हिस्ट्री में जाकर देखें तो सर इंजीनियरिंग के 2 एस्पेक्ट हुआ करते थे, एक मिलिट्री इंजीनियरिंग और दूसरा जो नागरिक क्षेत्र से जुड़ा होता था उसे सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता था। और ऐसा ही प्रशासन के क्षेत्र में जो मिलिट्री का प्रशासन होता था और दूसरा सिविल प्रशासन होता था जो नागरिकों से जुड़ी हुई सुविधाएं देने के कार्य करता था। तो इन दोनों में यही तो अंतर है। इंजीनियरिंग में आप सिविल इंजीनियरिंग में जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं, शेल्टर और
यस ट्रांसपोर्ट और रोड्स के रूप में देते हैं, आप अगर सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं तो क्या पब्लिक में आप क्या उनको सर्व करेंगे, किस तरह से? यस सर। सर सिविल इंजीनियर का एक विजन होता है, अगर मैं कहूँ तो वह आम आदमी की आवश्यकताओं को समझ सकता है, चाहे होम शेल्टर या वाटर सप्लाई की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। तो एक सामान्य जो समझ होती है वो स्पेसिफिक एक विजन देता है सिविल इंजीनियरिंग, और वो विजन का यूज सिविल सर्विसेज में बहुत आवश्यक है सर। हाँ, ये मानता हूँ कि ये चीजें ट्रेनिंग के द्वारा और अन्य इंजीनियरिंग के लोगों को या अन्य स्ट्रीम के लोगों में भी हो सकती है, लेकिन सर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर सिविल इंजीनियर चलता है वो एक यूनिक है सिविल इंजीनियर में, और वो कोड के साथ स्टिक करता है, तो ये उसकी अपनी एक यूनिकनेस है। अच्छा, ये बताइए, भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। सर। अब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से थोड़े हट चुके हैं? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। लिबरलाइजेशन का ही ये अगला चरण है, आत्मनिर्भर होना। हमने लिबरलाइजेशन इसलिए किया था क्योंकि हमें कैपिटल की जरूरत थी, हमें इकोनॉमिक को रन करने की जरूरत थी। लेकिन अब हम सर ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, हम एफडीआई को अभी भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि जो भी बने देश में बने, देश का रोजगार बढ़े, देश का रेवेन्यू बढ़े और उसे हम एक्सपोर्ट करें, और यही हमारा मॉडल है सर। तो ये आत्मनिर्भर भारत का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से क्या संबंध है? यस सर। सर फॉरेन पॉलिसी में जब तक कोई देश आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं होता, वह बहुत ज्यादा किसी अन्य देश पर दबाव नहीं बना सकता, वह अपनी मांगे, अपने विजन नहीं रख सकता। तो सर जैसे हम आत्मनिर्भर होंगे, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे सर अभी देख सकते हैं कि बार बार यह बातें उठ रही हैं कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो ये सैंक्शंस लगाने की बातें अगर वेस्ट में उठ रही हैं, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की कंडीशंस बन सकती है, जैसे कि अभी रशिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे अन्य इकोनॉमिक सेक्टर में हो, जैसे हमने अभी एनपीसीआई पे काम किया है, तो इसके कारण अब पेमेंट गेटवे में हम कंप्लीटली आत्मनिर्भर हैं। तो इस वजह से सर कंप्लीटली हम मतलब सही डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी तो आपको लगता है जो रशिया के प्रति हमारा जो स्टैंड है Yes. वो भी संभवतः इसलिए है कि अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं? सर ऐसा कहना उतना उचित नहीं होगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। भारत ने हमेशा जो स्टैंड लिया है वर्ल्ड ऑर्डर पे, वो ऐसा है कि दोनों पक्षों को देखकर, समझकर और उसकी मेरिट पे बात करता है। अगर हम रशिया का स्टैंड अभी देखें, ठीक है सर युद्ध गलत है, लेकिन इसमें यह भी नहीं कर सकते कि नाटो फोर्सेस बिल्कुल सही हैं। रशिया के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और इस वजह से किसी और देश की संप्रभुता पे किसी प्रकार का कमेंट करना भारत के लिए उचित नहीं होगा सर। एक हिसाब से कहें तो ये पंचशील के सिद्धांत का ही एक्सटेंशन है। आपने आत्मनिर्भरता और उससे नहीं जोड़ा, आप Yes, sir. रशिया क्यों कर रहा है वॉर उसके जस्टिफिकेशन में चले गए। ओके सॉरी सर, मैं असल में प्रश्न को नहीं समझ पाया सर। प्रश्न ये है यस सर कि आत्मनिर्भरता की आपने जैसे बताई कि जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव आएगा, है ना, हम किसी पे निर्भर नहीं करेंगे या उनके साथ हमारा जो रवैया होगा। तो क्या हम अभी आत्मनिर्भर नहीं है कुछ मामलों में, इसलिए हमारा झुकाव रशिया की तरफ थोड़ा अधिक है? सर कुछ मामलों में कह सकते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में हम अभी रशिया पे काफी ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन सर साथ ही साथ हम धीरे धीरे उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के यूएस के साथ भी हमने हेलीकॉप्टर के लिए डील की है, नेवल हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो अभी हमारा पहला स्टेप है कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। नहीं तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप रशिया से उठा के यूरोप में चले जाएं। यस सर। सर आगे चल के हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। बताओ आप कुछ आइटम डिफेंस के किस तरह से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं ताकि रशिया से हमारे जो निर्यात कम हो जाए, है कुछ पढ़ा? सर पहला तो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, और उस पर काम शुरू भी हो चुका है, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। और सर हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सेक्टर में उसको बढ़ा रहे हैं। उसके लिए स्पेशल ऑफसेट की व्यवस्था की गई है। जब भी प्रोक्योर करते हैं तो 50% तक ऑफसेट अभी किया जा रहा है। आज भी कोई खबर आई है डिफेंस के इक्विपमेंट्स और डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कुछ पढ़ा है आपने कि भारत प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाएगा? नो सर, मैं आज अवेयर नहीं हूँ सर इस मामले में।
कुछ प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट टर्न्ड पॉलिटिशियंस का नाम बताइए। ओके सर। प्रोमिनेंट यस सर। एक तो सर हमारे अभी विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हमारे भारत के एस जयशंकर जी हैं, वे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। छत्तीसगढ़ में। यस सर। छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी थे, जो कि पहले सिविल सर्वेंट थे। क्या इन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए कि उसके पहले ही चले आए थे? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अजीत जोगी जी के बारे में आपको नहीं मालूम है? केजरीवाल जी के बारे में बताइए। केजरीवाल जी ने शायद सर, मेरा जहां तक अनुमान है, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद वे एनजीओ से जुड़े हुए थे और उस आधार पर कार्य कर रहे थे, समाज सेवा का कार्य। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। क्या ये अच्छा ट्रेंड है कि जो सर्विंग सिविल सर्वेंट है वो बीच में राजनीति में चला जाए? यस सर। इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? क्या ये सर मेरा विचार इसमें है सर, सिविल सर्वेंट की जरूरत होती है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक अच्छे राजनेता की जरूरत होती है एक विजन देने के लिए। और उसी के आधार पर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम ये जो कहता है कि जो कार्यपालिका होगी, अस्थायी कार्यपालिका, वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, वो एक विजन देगी, वो ब्रेन की तरह कार्य करेगी, और सिविल सर्वेंट उसके बाकी अंग हैं जो उसे मतलब जितनी पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी। तो सर एक अगर देखें कि सिविल सर्वेंट यदि काम करते करते उसमें एक विजन डेवलप होता है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आकर अगर राजनीति में आता है तो ये बिल्कुल अप्रिशिएबल है सर, ज्यादा बेहतर है आई थिंक। अजीत जोगी जी कितने सफल थे मुख्यमंत्री के तौर पर? जी सर। क्या आपका असेसमेंट है? सर मैं उनका असेसमेंट नहीं कर पाऊंगा सर, मेरी स्थिति। आप तो रहे हैं, पढ़े भी वही हैं। जी सर। कुछ के बारे में? यस सर। कुछ मामलों में जैसे उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो जनजातीय आबादी है उनको जोड़ने का काफी बेहतर कार्य किया, उनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं। और इस वजह से सर उत्तरी छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्याएं काफी कम हुई, लेकिन वे दक्षिणी छत्तीसगढ़ को उतने अच्छे से नहीं जोड़ पाए थे। जी सर। जो उनका क्षेत्र है मरवाही का क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उसके आसपास से उन्होंने नक्सली समस्या का लगभग निदान कर दिया। अच्छा, आप चेस पजल सॉल्व करते हैं। चेस पजल्स का क्या विशिष्ट होता है? यस सर। चेस पजल सर स्पेशल पोजीशंस होती हैं जहां पे कोई ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। एक्चुअल गेम्स पर बेस्ड होते हैं कि इमेजिनरी बनाए जाते हैं? हो सकते हैं सर, दोनों हो सकते हैं। कुछ एक ऐसे प्रोमिनेंट पर्सन्स हुए हैं जो केवल चेस पजल्स बनाते हैं, और कई बार गेम के कुछ स्पेशल मतलब जो पोजीशंस होते हैं उनको भी चेस पजल की तरह पढ़ाया जाता है या सॉल्व कराया जाता है। नोएडा में यस सर। 2 स्ट्रक्चर्स को अभी डिमोलिश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। सिविल इंजीनियर के तौर पर बताइए कि उसमें क्या किस तरह का अप्रोच अडॉप्ट किया जाता है डेमोलिशन के लिए? ये डिमोलिशन जो होने वाला है, यस सर, आपने सुना होगा, ये बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ है। तो क्या उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, किस तरीके से किया जाएगा? यस सर, वो डिपेंड करता है सर कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है और आसपास स्ट्रक्चर कौन से हैं। सामान्यतः सर डेटोनेशन से किया जाता है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, बीम और कॉलम्स पे अरेंजमेंट होता है, तो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे सीरीज में बॉम्बिंग की जाती है, एक सीरीज के साथ। ये कितना सेफ है ये? यस सर। सर सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाता है, और सर उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है डेटोनेशन को कि वह मलबा कम से कम दूरी तक बिखरे, और एक ही बार में एक सीरीज में ब्लास्टिंग होती है जिसके माध्यम से सारा मलबा उसी स्थान पर वर्टिकली गिरता है। मयंक साहब, आपका ऐसा है कि आप एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा इधर उधर हिलते डुलते नहीं है, और आपका स्पॉन्टेनियस है। जो कुछ पूछते हैं तो आपको आपका जो कंप्यूटर ब्रेन है वो बता देता है, ऐसे बोल दो। कहीं कहीं वो ढुलमुल भी हो जाता है, मतलब फैक्चुअली वो ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो सकता है, परंतु बाकी आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, पर्सनालिटी अच्छी है। थैंक यू मैम। बट एनीवे आप लोग भी कुछ बताएंगे? यस सर। ओके सर। सर मुझे ट्रेवल एक्चुअली करना था मेट्रो में, इसलिए मैंने आज के लिए ओके थैंक यू सर, थैंक अच्छे हैं, पर जो सजेशन है आपके इम्प्रूवमेंट। ओके सर। सर मैं नोट डाउन कर लूँ? ओके सर।
क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें तो जैसे मैं अपने क्वेश्चंस की बात करूं, क्रिप्टोकरेंसी आपने वन लाइनर आंसर दिया, ओके सर, तो इसमें आप Elaborate. टैक्स भी ऐड कर सकते थे थोड़ा डिटेल। ओके सर, IAS में आपने खाली सोशल सर्विस बोला कि मेरे क्षेत्र में समाज सेवा की जरूरत है इसलिए मुझे बनना है, उससे अच्छा आप थोड़ा जॉब प्रोफाइल पे आ जाइए, डाइवर्सिटी चैलेंजेस उस पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, उस आंसर को आप बेहतर कर सकते हैं। ओके सर, RBI की अपडेट्स आपने डिटेल में नहीं पढ़ी, ये बहुत लाइकली सवाल है, यस सर। ठीक सर है। वो एक्चुअली आज ही पेपर में है और देख मैं लेना, कोई उतना नहीं, हाँ उस देख पे- लेना एक बार, है ना, Yes, थोड़ा sir. सा इकोनॉमिक के ऊपर। ओके सर, ठीक है, जब सर ने आपसे चेस का नाम लिया ना, आपके चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई, अरे चेस आ गया। जनरली आप नॉर्मल थे, Yes, सर ने sir. चेस बोला एकदम आपके दांत दिखने लग गए। खुश हो गए। हाँ, तो Okay, sir. एक बार वीडियो में देखेंगे तो आपको ओके आइडिया सर, लग ओके जाएगा। सर, ओके सर, ठीक है, एंड एक छोटा सा आपकी जो आवाज है थोड़ी और जोर से बोल सकेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। शुरू के पार्ट में काफी धीरे आप बोल रहे हैं, यस सर, दीज आर फॉर इम्प्रूवमेंट्स, अदरवाइज ओवरऑल आप काफी अच्छे हैं। आपको जब मार्क्स पता लगेंगे आपको पता लग जाएगा। मैं पर्सन से भी और उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, जी सर, और इसी पे आप काम कीजिए। थोड़ा डिलीवरी में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ओके सर, जानकारी आपको बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्मार्ट है, और एक ये जो टाई वगैरह का ना, ये सिर्फ ये मत सोचिए कि सब उस दिन तो पहन लूंगा मैं, यस सर, उस दिन वो नहीं होता। जो आपकी ये ड्रेस जैसे होनी चाहिए, आगे उस दिन आप टाइम में भी आपको आधा घंटा बैठना है, यू शुड बी कंफर्टेबल। तो आगे जितने भी 1-2 मॉक करते हैं आप, उसमें क्या है, आप मेट्रो में आ रहे हैं, आप ब्रीफ केस में डाल के ले, बट आप इंटरव्यू बोर्ड में जब आते हैं मॉक में तो ये आप लगा के आइए, ओके सर, ताकि उस दिन की तरह आप, अदरवाइज आप उस दिन आप टाई लगाएंगे, यू विल फील अनकंफर्टेबल। Yes, sir. तो आपकी रिहर्सल उसमें भी होनी चाहिए कि आपके सूट कोट पहन के आप कंफर्टेबल हैं, टाई लगा के आप बाकी अच्छे कैंडिडेट हैं आप, एंड पोटेंशियल आप में बहुत है। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा काम करेंगे ना तो आप काफी अच्छा इसके अंदर रिजल्ट आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ सर, मयंक, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी इम्प्रेसिव है, और कम्युनिकेशन भी आपका बड़ा अच्छा है, डिलीवरी भी आपने अच्छी की, पूरे कॉन्फिडेंट आप नजर आ, वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं आप सभी चीज़ों के बारे में। कुछ जानकारी जो आपको होनी चाहिए, थोड़ी डेप्थ और की आवश्यकता है, वो आप देख लीजिएगा। यस सर, एक बस जो मैंने मुख्य रूप से देखा, एक तो ये कि आपने कुछ क्वेश्चंस को या तो आप समझे नहीं तो आप दूसरे रास्ते चल गए, मैंने आपको थोड़ा सा Yes, sir. इंडिकेट भी किया, जी, और उस पर थोड़ा ध्यान दो। और एक आध जगह आप डक कर गए, जैसे होता है ना कि कोई चीज को अवॉइड कर गए, यस, सोच के कि भाई पता नहीं इसका क्या रिपरकशन हो, मैं सही स्टैंड लूं नहीं लूं, तो वो मत करो। यू शुड कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। को अगर पूछे तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। यस सर, और सिविल सर्वेंट वाला वैसे सिंह साहब बताएंगे, आपसे उन्होंने सवाल किया था, वो जवाब आपका अच्छा नहीं लगा। ये कभी नहीं करता कि सिविल सर्वेंट नेता भी बन सकता है, सबसे आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटी। ओके सर, मतलब सिंह साहब की जगह मैं होता तो मैं शायद ये कहता कि आप भी सिविल सेवा के बाद यू वुड बी थिंकिंग ऑफ लीविंग द सर्विस एंड ज्वाइनिंग। आपसे जवाब नहीं बनना पड़ता। क्या बोलते हैं आप, बताओ। सर मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि जो अच्छी चीज आपको लगी वो आप क्यों नहीं करोगे? दोनों में फ्यूचर किसी ने भी सर, नहीं देखा। इसमें मैं थोड़ा सा ये मिस कर गया, जैसे कि मेरा जो विचार है वहां पर कि अगर वे एक नया मतलब एक नया नैरेटिव लेके आते हैं, नई विचारधारा के साथ आते हैं, तो वहां पे वो अप्रिशिएबल है। लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इम्पार्शियलिटी रखनी नहीं, है। इसको आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल फिर होगा क्या? विदाउट ज्वाइनिंग अ पार्टी व्हाट डू यू डू इन पॉलिटिक्स? तो राजनीति का इस मतलब क्या सर होगा? वो करना। आपको दोनों म्यूचुअली सिविल एक्सक्लूसिव रखो आप, ओके सर, है ना? ओके सर, तो नहीं तो आपको भारी पड़ जाएगा। देखिए, ओके उसमें सर, मैं काम इम्प्लीकेशन करूंगा ये इस पे, था सर। मेरा कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, सर्विंग सिविल सर्वेंट, Yes. एंड देन यू एस्पायर टू बिकम अ पॉलिटिशियन, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो वर्क है जो सिविल सर्वेंट है विच विल बी इन्फ्लुएंस्ड sir. बाय योर पॉलिटिकल ठीक एम्बिशन। है सर, मैं समझ ये सबके साथ होगा। यस सर, रिटायरमेंट के बाद जो लोग आए हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर का नाम लिया, वो तो पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज में है, यस उन पर उतना नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन और लोगों पर करेगा। अब योगी जी तो आपके यहाँ के बहुत एविडेंट ये रहे हैं पर्सनालिटी, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, मयंक, आपने वो जो सवाल आपने जो पूछा था कि सीएम छत्तीसगढ़ के बारे में एक व्यक्तिगत, आपने शुरू में अच्छा जवाब दिया कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसको बताना भी नहीं आगे। आपने जोर दिया कि ये सवाल पूछे नहीं जाते,
लेकिन कभी पूछे भी जाते हैं तो वो ट्रैप करने के लिए हाँ, तो वो कि आप किसी नेता के बारे में नेवर नेवर हाँ, नेवर गेट इनटू अ पर्सन। यूपीएससी में तो चेयरपर्सन बीच में इंटरवीन कर देता है कि भाई आपको जवाब नहीं देना तो मत देना इसका जवाब, यू नो। सो आपने शुरू में अच्छा स्टैंड लिया भाई, बाद में प्रोबब्ली यू यील्डेड। नेवर मेक एनी असेसमेंट अबाउट एनी नेता। ओके सर, ओके सर। स्पेशली अ लिविंग लीडर, छोड़िए वो तो योगी जी तो डिसीज है, पुराने हैं। फिलोसफी को कर सकते हो, 50 पर जवाहरलाल नेहरू को भी आप पर्सनली नहीं डिस्कस कर सकते, ओके सर। या महात्मा गांधी को भी नहीं कर सकते, उनकी फिलोसफी, उनके थॉट्स। Yes, बट समझ गए ना आप? Yes, sir, मैं ऐसे समझ सवाल गया, जो है वो अक्सर आते नहीं है, बट आ गए तो फिर आपको जवाब के देना लिए होगा। बना दिया जाता है। To the point रहो आप। फील प्रेशराइज्ड इनटू सेइंग समथिंग, ये बचना चाहिए, अवॉइड इट। तो और ये पॉलिटिक्स वाला जो आपने कहा ना, इसको नहीं सर, मैं इसमें बिल्कुल यकीन, इसके लॉजिक रीजनिंग्स ढूंढ लो आप। यस सर, मैं समझ गया सर। यस, अब हालांकि ये चांस की बात है, कोई पूछ सकता है, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस। तो आपको देखने के लिए भी आप कितने उनकी तरफ मुतासिर हैं सिविल सर्विस से नेता बनने में, क्योंकि मेंबर साहब ने एक दो सीएम का भी आपके यहाँ, हालांकि वो नाम वाम नहीं है, लेकिन आप विदित है कि दो एक सीएम आपके एरिया के बने हैं इस तरह से, तो ठीक है ना। यस सर। और कुछ पूछना है तो पूछ लो सर। फिलहाल तो मुझे कुछ सारी बातें तो हो ही गई इसमें सर। मेरा मतलब जो ये था, आर्टिकुलेशन था, वो सर ठीक है कि उसमें और मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा डेप्थ लाओ। एलडब्ल्यूई का मैं पूछना चाह रहा था, आपने पूछा मेंबर साहब ने, आपने कुछ एक चीजें बताई सतही तौर पे थी, आपको बताना चाहिए कि जब अब ये इलाके हैं जिसमें कम हो रहा है एलडब्ल्यूई का, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप गिन सकते हैं कि साहब कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी आपको ओवर सिंपलीफाइड एलडब्ल्यूई लिस्ट में से निकाले गए हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, है ना। तो इसी पे आपसे और सवाल पूछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। यस सर। कि कितने जिले थे पहले, कितने कम हो गए, क्यों हो गए, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ, किन कारणों से हुआ। यस सर। तो ये थोड़ा सा एलडब्ल्यूई पे आप थोड़ा सा अच्छी तैयारी करो। थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। सिविल का तो खैर है ही इम्पोर्टेंट, तो यस सर। बस्तर में डीएम बन गए तो क्या करेंगे? सिविल इस टाइप सर्विसेज कुछ का आपने भी अच्छा जवाब दिया, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस। वो अच्छा था, और कुछ नहीं सर। राइट। सो बात बताएंगी मैडम। ये जो पैनल है वो सोचता है कि आपको 62% इस इंटरव्यू ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे एंड नाउ, इट विल इंप्रूव। और भविष्य It में should जब improve. आपका होगा असली तो आप और अपनी आवाज को थोड़ा, जैसे मैं आपसे जोर से बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, थोड़ा क्लियर। तो वैसे ही आप भी ऐसे बोलिए कि मुझे तक सुनाई दे और लोग जो हैं उनको सुनाई दे। ठीक। बाकी यू आर प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। और मेंबर्स को कोशिश ना करनी पड़े आपको समझने की। हाँ, सुनने नेचुरल वे में कम्युनिकेशन। थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, वॉल्यूम क्या है, कंट्रोल में है। अगर आप टाई वाई पहन के स्मार्टली आते तो 2 नंबर और दे ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि मैं साहब उस दिन तो पहन लूंगा, नहीं सर, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू आप जाएं, हाँ, भी आपके तो ड्रेस बेस जी सर। तो ऐसा सोच के जाइए कि मैं तभी आपकी परफॉर्मेंस एकदम निखर के आए। so we wish you well, ऑल द बेस्ट। do well, थैंक यू, थैंक यू। okay।